प्यारे छात्रों, सुप्रभात। आज हम विषय भूगोल में कक्षा 12वीं की पाठ 3 जनसंख्या संगठन का अध्ययन करेंगे। इसमें जो सीखने के उद्देश्य हैं वो 6 उद्देश्य हैं। पहला जो हमारा सीखने का उद्देश्य है वो पाठ में आए तकनीकी शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना है। इसमें पहला है लिंग अनुपात। पहला तकनीकी शब्द है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं? तो लिंग अनुपात से तात्पर्य होता है स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। इसे प्रति 1000 पुरुषों पर दर्शाया जाता है। उदाहरण में हम देख लेते हैं, उदाहरण में कैसे कैसे होता है ये। माना किसी गांव की जनसंख्या 2400 व्यक्ति है। उसमें से स्त्रियां हैं 1000, पुरुष हैं 1400। तो लिंग अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या, क्योंकि हम इसे प्रति 1000 पुरुष दिखाते हैं तो इंटू 1000 हो जाएगा। यहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है? 1000। पुरुषों की कितनी है गांव में जनसंख्या? 1400, यानी 1400 गुणा 1000। 3 जीरो से हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ये हो गया आपका 5000 बटे 7। 7 सत्ते 49। कितना बचा? 1 बचा, 10 हो गए। 7 ही कम 7, 3 बचे, 7 चौक 28। यह है 714 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पर। कुछ देशों में ये रिवर्स भी लिखा जाता है, 1000 पुरुषों पर 714 स्त्रियां हैं, और कुछ देशों में ऐसे रिवर्स भी लिखते हैं। इसमें इसका मतलब होता है कि 714 स्त्रियों पर 1000 पुरुष हैं। तो लिंग अनुपात समझ में आगे होगे, गणना करनी भी आगे होगी आपकी। अब जो हमारा अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है इसी का तकनीकी शब्दों में साक्षरता दर। पहले तो आपको पता होना चाहिए साक्षर कहते किसे हैं। वह व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो अपनी मातृभाषा में लिख सकता है, पढ़ सकता है, और अंकगणित के में बहुत ही सादा तरीके से सिंपल जोड़ घटा भाग से आते हैं। इसे अर्थमेटिक की सिंपल कैलकुलेशंस आती हैं, उसे हम बोलते हैं साक्षर व्यक्ति। तो साक्षरता दर निकालने के लिए हमें से भी हम मान लेते हैं, मान लो यहाँ किसी गांव में की जनसंख्या, हम छोटा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, समझ में आ जाए कि 1400 है। वो छोटा सा गांव है, एक हैमलेट है, 1400 व्यक्ति है, और उसमें साक्षर हैं 400 व्यक्ति हैं। तो साक्षरता दर निकालनी है हमें। क्या साक्षरता दर है? तो होता है साक्षर व्यक्तियों की संख्या, साक्षरों की संख्या बटे गांव की कुल जनसंख्या। इसे हम परसेंट में शो करते हैं तो इंटू 100 हो जाता है यहाँ पर। तो 400 व्यक्ति साक्षर हैं तो 400 बटे कुल जनसंख्या गांव की कितनी है? 1400 व्यक्ति हैं उस गांव में, इंटू 100 हो गया। तो ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो ये हो गया 200 बटे 7। तो 7 दूनी हो गए आपके 14, बचे 6, 7 अट्ठे 56, बचे 4, पॉइंट लगा के हमने जीरो ले लिया। तो 7 पंजे 35। तो हम कह सकते हैं राउंड अबाउट, ऐसे राउंड ऑफ कर लेते हैं ऐसे कि 29% साक्षरता है
यानी कि इसे परसेंट में शो करते हैं, जो 100 पर होता है। तो 29% लोग साक्षर हैं, ये साक्षरता दर हो गई उस गांव की। ऐसे ही हम किसी शहर की, किसी देश की भी निकाल सकते हैं, ये फार्मूला होता है। आशा है कि आपको लिंगानुपात निकालना, साक्षरता दर निकालना आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा कि लिंगानुपात और साक्षरता दर किसे क्या होती है। तो अब अगला आप देखेंगे, इसमें जो नेक्स्ट आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है आयु संरचना। जनसंख्या को हम विभिन्न आयु वर्गों में जब विभाजित करते हैं तो उसे आयु संरचना करते हैं। सामान्य तौर पर ये 3 वर्ग दिए गए हैं जनसंख्या की आयु के डिवीज़न को, आयु संरचना को। पहला वर्ग है निर्भर जनसंख्या में आता है, 0 से 14 आयु वर्ग के लोग और 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग। 0 से 14 आयु वर्ग में सभी बच्चे आ जाते हैं। ये समाज पर निर्भर करते हैं अपने विकास के लिए, अपनी हर आवश्यकता के लिए, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, भोजन के लिए, हर चीज़ के लिए निर्भर करते हैं। और 60 वर्ष से ऊपर के बाद आदमी बायोलॉजिकली डिक्लाइन कर जाता है, उसकी बॉडी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, तो उसे रिटायर्ड कर दिया जाता है नौकरी में से, उसका कार्य थोड़ा शिथिल हो जाता है। तो परिणाम स्वरूप रिटायर्ड हो जाता है, तो उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है उस समय 60 वर्ष की आयु के बाद। चिकित्सा सुविधाओं की, पेंशन वगैरह की, वो समाज पे और देश पे निर्भर हो जाता है। तो इस प्रकार 60 वर्ष से आयु वर्ग के ऊपर के लोग भी समाज में काम नहीं करते, और जो बिल्कुल ताज़ा बच्चा इन्फेंट है, 1 साल और इससे कम का है, उससे लेकर 14 साल के आयु वर्ग के बच्चे भी निर्भर रहते हैं। तो ये कहलाती है निर्भर जनसंख्या। ये अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए देश और समाज पर निर्भर करती है। फिर आता है कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या में 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति आते हैं। ये विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हैं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, चतुर्थ क्रिया, देश के, समाज के, राष्ट्र के विकास में योगदान देते हैं। ये आती है कार्यशील जनसंख्या। ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये अगर अधिक होगी किसी देश की जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या, तो उसमें ज़्यादा काम करने वाले हाथ होंगे, तो अधिक विकास होगा उस देश का। तो ये अति महत्वपूर्ण तथ्य था, आपकी समझ में आ गया होगा। जो हमारा अगला सीखने का उद्देश्य है प्यारे छात्रों, वह है आयु लिंग पिरामिड, एज सेक्स रेशियो बोलते हैं अंग्रेजी में से। आयु लिंग पिरामिड क्या है? एक ट्रायंगुलर शेप में आयत ग्राफ के द्वारा स्त्री पुरुषों का और उनके आयु वर्ग का विभाजन है। आयु वर्ग का स्त्री पुरुषों का जो विभाजन है एक आयत के माध्यम से, आयत डायग्राम के माध्यम से, उसे हम आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। फिर समझ लीजिए एक बार और आप, आयु लिंग पिरामिड एक ग्राफ डायग्राम के द्वारा किसी भी समाज में, देश में स्त्री और पुरुषों का विभिन्न आयु वर्ग में विभाजन आयु लिंग पिरामिड कहलाता है। ये 3 तरह के हैं इस समय आपकी क्लास में 12वें के स्तर पर। ऐसा आयु लिंग पिरामिड जिसमें जनसंख्या बढ़ रही है, विस्तारित जनसंख्या वाला। ऐसा आयु लिंग पिरामिड जिसमें जनसंख्या ना बढ़ रही है ना घट रही है। और तीसरा है जिसमें जनसंख्या किसी देश की घट रही है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो अभी उदाहरण हम देख लेते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा है पुस्तक में। ये पुस्तक में एग्जाम्पल है, ऐसे देखेंगे आयु लिंग पिरामिड के। यहाँ फोकस करिए सर आप। तो आयु लिंग पिरामिड में ये नाइजीरिया का पिरामिड दे रखा है, नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड। इसमें आप देखेंगे बाईं ओर पुरुषों की जनसंख्या दिखाई है विभिन्न आयु वर्ग में, और दाईं ओर स्त्रियों की जनसंख्या दिखाई है विभिन्न आयु वर्ग में। ये वर्टिकल लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है वो विभिन्न आयु वर्गों को दिखा रही है, 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19। और जो जनसंख्या है आपकी, और ये 0 से इधर लेफ्ट बाईं ओर 0, 2, 4, 6 ये दिखा रहा है प्रतिशत कितना है इस आयु वर्ग का। तो आप देखेंगे 0 से 4 वाला प्रतिशत बहुत ज़्यादा है दोनों स्त्री और पुरुषों में। 5 से 9 का आयु वर्ग बहुत ज़्यादा है, यानी कि छोटी उम्र के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब वहाँ पर जन्म दर बहुत ज़्यादा है। और जब हम जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो कार्यशील जनसंख्या देखो उसमें घट रही है, यानी कि मृत्यु दर इसमें, औसत आयु इसमें कम है।
और ऊपर जाने के बाद 80 से ऊपर तो बहुत ही 1% लोग ही हैं, मुश्किल से 1% भी नहीं है, 0.5 ऐसा है। देखो दोनों साइड में देखिए आप। तो इस प्रकार का जिसका बेस बड़ा होता है आयु वर्ग का, वो दिखाता है कि वो देश एक विकासशील या अविकसित देश है, क्योंकि वहाँ पर जन्म दर बहुत ज़्यादा है और औसत आयु कम है। ये नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है, ऐसे देश हैं जो इनका ये एग्ज़ाम्पल है। मैक्सिको भी एक देश है मध्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका का ये पड़ोसी देश है दक्षिण पश्चिम में। तो वहाँ का भी ऐसा आप बनाएंगे तो आयु लिंक पिरामिड आपको ऐसा मिलेगा देखने में। इसके बाद दूसरा आयु लिंक पिरामिड हमें दे रखा है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है और एक कंट्री भी है, राष्ट्र भी है। तो ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंक पिरामिड देखिएगा आप। जन्म दर जो है 0 से 4 बच्चे हैं तो दिखाते हैं वो ज़्यादा नहीं है, कम है जन्म दर देखिएगा। और जो पुरुष हैं कार्यशील जनसंख्या से ऊपर, वो भी लगभग इतने ही हैं, उनका परसेंट इतना ही है स्त्री पुरुषों का। और प्रत्याशा, लाइफ प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा जो है औसत आयु कुछ बढ़ी हुई है, महिलाओं की अधिक है, पुरुषों की थोड़ा कम दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो जिसका ये घंटी नुमा जो आपका लगाए, वैसे बैलो मंदिर बजाते हैं, घंटा लग रहा है, इस प्रकार का लिंग आयु पिरामिड जो होता है वो ये दिखा रहा है कि जिसका बेस यहाँ कम है और बेस और ये ऊपर का हिस्सा थोड़ा बराबर से ही है, कि वहाँ जनसंख्या स्थिर है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, जन्म और मृत्यु दर बराबर हो गए हैं। और तृतीय जो है जापान का हम देखेंगे आयु लिंग पिरामिड। जापान के आयु लिंग पिरामिड में देखेंगे आपका इसका बेस तो कम है, ऊपर से ज़्यादा ये इसका चौड़ा है, आगे को बाहर क्यों निकले हुए हैं देखिए। तो इसका मतलब है वहाँ जन्म दर तो कम है और जन्म दर कम होने के कारण जो और उच्च आयु वर्ग के लोग हैं 40, 45, 50 और गिरे 60 से ऊपर के हैं, उनका जनसंख्या में अच्छा खासा प्रतिशत है, बड़ा प्रतिशत है। यानी कि मृत्यु दर कम है वहाँ पर और वहाँ मृत्यु दर तो कम है और जन्म दर उससे भी कम है। मृत्यु दर तो कम है ही, जन्म दर तो उससे भी कम है। परिणाम स्वरूप जापान की जनसंख्या घट रही है, जिसका बेस कम होता है, उसके आधार इसका कम होता है ये ऊपरी वाले हिस्से की तुलना में। जो उसका टॉप वाला हिस्सा है देखो ज़्यादा चौड़ा है, यहाँ से देखेंगे आप। तो ऐसा जो आयु लिंक पिरामिड होता है वो ये दर्शाता है, जिसका आधार कम होता है, छोटा होता है, कि वहाँ पर जन्म दर कम होने के कारण जनसंख्या घट रही है, वहाँ ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि चल रही है, यहाँ धनात्मक जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जन्म दर ऊँची है, यहाँ जन्म दर कम है, बहुत कम है। यानी कि मृत्यु दर ज़्यादा हो सकती है, 1% हो सकती है मृत्यु दर, तो जन्म दर कितनी है 0.8 होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा आयु लिंक पिरामिड क्या होते हैं, इनके प्रकार भी समझ में आ गए होंगे। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं। अगले टॉपिक में प्यारे छात्रों जो हमारा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वो था ग्रामीण शहरी जनसंख्या। ग्रामीण शहरी जो जनसंख्या है, ये देखा गया है कि ग्रामीण और शहरों में स्त्री पुरुषों की जनसंख्या में अनुपात अलग अलग होता है। जो विकासशील देश हैं वहाँ इसका अलग प्रभाव है और जो विकसित देश हैं वहाँ ये विपरीत है। ग्रामीण शहरी जनसंख्या में भारत जैसे, पाकिस्तान जैसे, चीन जैसे विकासशील देशों में ग्रामीण शहर से रोजगार की तलाश में लोग शहरों में चले जाते हैं, खासतौर से पुरुषों की जनसंख्या। स्त्रियां गांव में ही रह जाती हैं, तो गांव के अंदर स्त्रियों की संख्या अधिक होती है विकासशील देशों में, और शहरों में पुरुषों की संख्या अधिक होती है, जनसंख्या अधिक होती है। इसका कारण यह है कि विकासशील देशों में एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग शहर में बहुत ज़्यादा उच्च है, और जो उनकी प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, शहरों में वो अच्छी नहीं है कि वो अपने परिवार को ले आएँ पुरुष और उनका वहाँ पर लालन पालन कर सकें, अपने साथ रह सकें। वो फिर पैसा नहीं जोड़ पाएंगे, उन पर पैसा खर्च करेंगे तो उनका बहुत सारा पैसा किराए में और चीज़ों में चला जाएगा। एक बात, हमारे यहाँ विकासशील देशों में महिलाओं की इतनी अच्छी सुरक्षा भी नहीं है, और शहरों के अंदर अधिकांश तो जो अच्छे पेड जॉब होते हैं उसमें पढ़े लिखे लोगों का होना अनिवार्य होता है। गांव में शिक्षा का स्तर बहुत कम है, तो गरीबी, शहर का उच्च जीवन स्तर, कम प्रति व्यक्ति आय और असुरक्षा का माहौल शहर में के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं शहरों की ओर कम
आती हैं भारत, पाकिस्तान, एशिया के विकासशील देशों में। जबकि जो यूरोप के, अमेरिका के विकसित देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, उधर फिनलैंड, उधर आपका ये इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, वहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं अच्छे शिक्षा स्तर के कारण अच्छे जीवन यापन के लिए, अच्छी सुरक्षा शहर में उनके लिए है, उनके प्रति वहाँ शहर में क्राइम बहुत कम है और सुरक्षा बहुत अच्छी है और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर उन्हें, और उनका शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। तो ग्रामीण शहर से, ग्रामीणों की ओर से शहरों की ओर प्रवास करती हैं। पुरुष वहाँ पर गांव में रह जाते हैं। वहाँ शहरों में, विकसित देशों में शहरों में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है, क्योंकि कृषि जो कार्य है वो वहाँ पर पुरुषों का कार्य ही समझा जाता है आज भी। तो पुरुष वहाँ खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, इसलिए वहाँ गाँव में पुरुषों की संख्या अधिक है विकसित देशों में, और शहरों में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है। तो ये ग्रामीण शहरी जनसंख्या का जो संरचना है आपको समझ में आ गई होगी। इसे भी हम एक बार ग्राफ के द्वारा समझ लेते हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे कैसे है। अब आप देखिएगा, ये एक बायोग्राम दे रखा है एनसीईआरटी बुक में। इसमें दे रखा है सोर्स डेमोग्राफिक ईयर बुक 2011, फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या। इधर जो दे रखा है आपका वो है आपका जो वर्टिकल लाइंस हैं ये दिखाती हैं अर्बन पॉपुलेशन को, और ये दिखाती हैं आपकी जो चेक बने हुए हैं ब्लैक एंड वाइट, ये दिखाती हैं ग्रामीण जनसंख्या को। तो जिम्बाब्वे एक कंट्री है, विकासशील देश है अफ्रीका का, वहाँ देखिएगा अर्बन यानी कि शहरी जनसंख्या में, और इसका जो हेडिंग है वो है रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन 2003, ग्रामीण शहरी लिंग संरचना। तो अर्बन पॉपुलेशन जिम्बाब्वे में क्या है, विकासशील देश है अफ्रीका का, यहाँ पर है 1027, यानी कि शहरी क्षेत्र की। महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में अधिक हैं, 1085 महिला रहती हैं 1000 पुरुषों पर। तो ये वहाँ के एक विकासशील देश का एग्जाम्पल दिया हमने भूगोल से। अब कनाडा का एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा। कनाडा के अंदर जो अर्बन क्षेत्र में 1063 और महिलाएं हैं, कार्यशील हैं शहरों में, उनकी जनसंख्या पुरुषों से ज़्यादा है। और ग्रामीण क्षेत्र में कनाडा के 965 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पर, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुरुषों की संख्या कम है। आपको कारण समझ में आ गए होंगे, मैंने बता दिया है। इसके बाद हम अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव लेंगे अब साक्षरता। साक्षरता में अभी बताया था आपको मैंने, साक्षरता दर किसे कहते हैं और साक्षरता किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा। आज अभी अंतिम जो हमारा टॉपिक है वो है व्यावसायिक संरचना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। इसमें 4 क्रियाएं आती हैं मुख्य रूप से। प्राथमिक क्रियाएं आप पढ़ के आए हैं पालमपुर की कहानी क्लास 9th में, रिफ्रेश कर लेते हैं। जितनी भी प्रकृति पर आधारित, प्रकृति से हम माल प्राप्त करते हैं, कच्चा माल रहता है इसमें उद्योगों के लिए या मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए, वो सब प्राथमिक क्रियाओं में आता है। कृषि, खनन, फॉरेस्ट्री आ गया आपका, डेयरी, मछली पालन, ये सब इसमें प्राथमिक क्रियाओं में आता है। और द्वितीय क्रियाओं के उदाहरण आपको पता है, हर प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग, चाहे फर्नीचर बनना है, चाहे बिस्किट बनने हैं, चाहे वो केक बनने हैं, चाहे वो वायर बनने हैं बिजली के, चाहे वो फर्नीचर, रेल के डिब्बे, कार बननी है, वो सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आ जाता है, द्वितीय क्रियाओं में आता है। और तृतीय क्रियाओं में सभी सेवाएं आती हैं, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, बैंक, बीमा, ये सब तृतीय क्रियाओं में आते हैं। और चतुर्थ क्रियाओं में जो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कह सकते हैं हम, अनुसंधान और विकास का कार्य आता है। और जो पॉलिसी बनाते हैं पॉलिसी मेकर कंपनियों के लिए, देश के लिए, उच्च अधिकारी होते हैं, इन्हें बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब, वो इसमें आते हैं चतुर्थ क्रियाओं में। तो व्यावसायिक संरचना में देखा गया है कि विकासशील जो देश हैं, विकासशील देशों में अधिकांश जो जनसंख्या है वो इसमें लगी हुई है आपकी प्राथमिक क्रियाओं में, द्वितीय क्रियाओं में कम है। और विकसित देशों में द्वितीय क्रियाओं में, तृतीय क्रियाओं में और चतुर्थ क्रियाओं में लोग बाग ज़्यादा लगे हुए हैं, परसेंटेज ज़्यादा है। हमारे भारतवर्ष में भी आज भी 65% राउंड अबाउट लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, जबकि हम एक संयुक्त राज्य अमेरिका का एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर 10% लोग ही मुश्किल से कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, प्राथमिक कार्यों में। तो
इससे क्या नुकसान होता है? एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चतुर्थ क्रियाओं में जो है अनुसंधान और विकास कार्य प्रभावित होता है, तकनीकी विकास कम होता है। दूसरा, प्राथमिक क्रियाओं में जो भी उत्पादन होता है उसकी जो कीमत कम होती है। प्राथमिक क्रियाओं को से जो हम उत्पादन करते हैं, अगर उसे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में बदल दें, अगर हम उपभोक्ता सामग्री में और निर्माण में बदल दें उसे, तो उसकी जो वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इट इज़ कॉल्ड वैल्यू एडिशन, इसे बोलते हैं वैल्यू एडिशन, वैल्यू का बढ़ना। प्राथमिक क्रियाओं में हमने तो पैदा किया, एग्जाम्पल कॉटन, हमने कपास की खेती करी, कपास बहुत बड़े उत्पादक हैं हम। मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान कपास के दुनिया के टॉप के उत्पादक हैं। जापान में तो होता नहीं है कपास, लेकिन जापान कपड़े का बहुत बड़ा निर्यातक है। जापान का कपड़ा पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। कारण क्या है? जापान ने क्या करा, इंडिया से तो ले लिया कपास और सिंथेटिक फाइबर बना लिया, उससे बहुत ही बढ़िया किस्म का बॉन्सू नाम का क्लोथ बनाते हैं वो, क्योंकि उद्योगिक क्रियाएँ वहाँ ज़्यादा विकसित हैं। वहाँ पर चतुर्थ क्रियाओं में रिसर्च और डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास कार्य ज़्यादा हुए हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योगों में क्रांति आई है, उद्योगों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, और वो सारी दुनिया को कंज्यूमर गुड्स हैं और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। कपास की कीमत 100 रुपये होगी, और उससे जो गुड्स बनेगा उसकी टेलिंग होगी, उसकी रंगाई होगी, उस पर डिज़ाइन बनेगा, उसकी कटिंग होगी, उसकी सफाई होगी, इसमें इतने सारे काम होंगे, बहुत से लोगों को जॉब मिलेगा। यहाँ तो 2-4 किसान ही 100 रुपये की कपास पैदा कर रहे हैं, यहाँ कम से कम 20 आदमी उद्योगों में लगे हुए हैं इसे बनाने के लिए, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं अलग, और जो बना इस कपास से उसकी कीमत भी कम से कम 500 रुपये मार्केट में बिकेगा। कितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ, कम से कम 5 गुना वैल्यू एडिशन हो गया, इसलिए उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी देश के व्यावसायिक संरचना से हमें पता चल जाता है कि वो विकासशील देश है या विकसित देश है, और वहाँ पर किस प्रकार की क्रियाएँ चल रही हैं। समझ में आ गया होगा आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बच्चों। अब हम अंत में आप गृह कार्य देख लेते हैं। गृह कार्य में आपके लिए क्या क्या है? गृह कार्य में इसे आप करेंगे लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं, प्रश्न को तैयार करना है, मैं समझा चुका हूँ। साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं, ये भी मैं आपको करा दिया है। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, आयु संरचना का क्या महत्व है। विकसित और विकासशील देशों के ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन की तुलना करें। और उसके बाद है व्यावसायिक संरचना से आप क्या समझते हैं, ये किसी देश के विकास को कैसे प्रभावित करती है। अभी मैंने आपको ये समझाया है। और उसके बाद ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है जो आपका नॉलेज बेस डेवलप करेंगे। आप चैप्टर को रीडिंग करेंगे तो आपको ये उत्तर अपने आप ही मिल जाएंगे, और वीडियो को ध्यान से देखकर समझने से आपको इन प्रश्नों के सारे उत्तर मिल जाएंगे। ये प्रश्न है 1 मार्क्स क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक लिंगानुपात है, किस देश में सर्वाधिक लिंगानुपात है। ये सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक कम लिख लीजिए, यहाँ पर छूट गया था कम, सर्वाधिक कम लिंगानुपात है। किस देश में निम्नतम लिंगानुपात है, एक ही रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसे आप काट दो। किस देश में निम्नतम लिंगानुपात है। यूएनओ के अनुसार कितने देशों में अनुकूल लिंगानुपात है और कितने देशों में प्रतिकूल लिंगानुपात है। अनुकूल लिंगानुपात से यहाँ तात्पर्य है कि लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है, महिला अधिक हैं पुरुषों की तुलना में। और प्रतिकूल लिंगानुपात का अर्थ है कि पुरुष अधिक हैं और महिलाएं कम हैं, जैसे भारत है। तो कितने देशों में है ये हमें उत्तर देखना है, पढ़ने के बाद मिल जाएगा। किस देश का जनसंख्या पिरामिड स्थिर है, अभी पढ़ाया था, वीडियो को ध्यान से देखेंगे उत्तर मिल जाएगा आपको। किस देश का ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड है, ह्रासमान मीन्स घटता हुआ जनसंख्या पिरामिड है, मतलब जनसंख्या घट रही है। अभी वीडियो में पढ़ाया था आपको, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये पार्ट मैंने आपका थोड़ी तैयार करा दिया है। इसके बाद हम अगला पार्ट देखेंगे, मानव विकास, जो हम कल करेंगे। धन्यवाद।